नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो बीजेपी के दिग्गज नेता, दिग्गज ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ दी है और अब इस बहाने हम आज विवेचना करने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव का पूरा प्लान क्या था। ऑपरेशन स्वामी प्रसाद मौर्य एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको दे रहा हूं। यह किस तरह चला, किस तरह अखिलेश यादव ने तैयारी की। साथ ही साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बीजेपी क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएगी, किस तरह से वो डैमेज कंट्रोल कर पाएगी। और सोशल इंजीनियरिंग के मामले में भले ही अखिलेश यादव उस्ताद निकले हों या निकलते हुए दिख रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वोट भी ट्रांसफर कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह के असली चेले तो अखिलेश यादव ही निकले। ये बात इस लिहाज से कही जा रही है कि जब ये कहा जा रहा था कि कोरोना काल में अखिलेश यादव घर से नहीं निकल रहे हैं, घर में नजरबंद हो गए हैं, तब दरअसल अखिलेश यादव एक बड़े प्लान पर वर्कआउट कर रहे थे। ये बड़ा प्लान था कैसे ओबीसी का बुके तैयार किया जाए, कैसे ओबीसी और दलित जातियों का एक कॉकटेल, एक वनीला आइसक्रीम तैयार की जाए। और इसका उन्होंने शुरुआत की, जो 75 जिले थे उनका गहन अध्ययन किया, एक एक सीट का अध्ययन किया कि कहाँ कितने पिछड़े हैं, किस किस जाति के हैं, इनमें से कितनों को तोड़ा जा सकता है, कितनों को जोड़ा जा सकता है, कितनों को लालच दिया जा सकता है, कितने ऐसे संभावित हैं जो मायावती की पार्टी से या फिर दूसरी पार्टियों से या कांग्रेस या फिर खुद उनकी ही पार्टी से बीजेपी के खेमे में गए थे, चाहे वो ओबीसी नेता थे या फिर वो दलित नेता थे, जाटव हो या गैर जाटव हो, यादव हो या गैर यादव ओबीसी। तो कुल मिलाकर इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस से। ये कम लोग जानते हैं, अखिलेश यादव ने दरअसल अपना जो ऑपरेशन स्वामी प्रसाद मौर्य चलाया, इसकी शुरुआत हुई कांग्रेस से। कांग्रेस से इस रूप में कि एक तरफ जब बात हो रही थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्या कोई समझौता हो सकता है, ये बातें हो रही थी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के फोन अखिलेश यादव उठा नहीं रहे हैं। तो फोन इसलिए नहीं उठा रहे थे क्योंकि वो फोन मिलाने में लगे हुए थे उन दलित नेताओं को, उन ओबीसी नेताओं को जिनका बीजेपी से वाबस्ता था, या फिर वो जिनको नेताओं को प्रियंका गांधी ने तैयार किया था। एक तरफ बात हो रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जा रहे हैं और वो कांग्रेस और अखिलेश यादव की दोस्ती करा देंगे, दो लड़के आप जानते हैं बीजेपी को पसंद है, ये नारा भी चला था। तो बुंदेलखंड इलाके में, कुछ दूसरे इलाके में प्रियंका गांधी ने कुछ वॉलंटियर तैयार किए थे, कुछ बीएसपी की स्टाइल में देखा जाए तो कोऑर्डिनेटर तैयार किए थे, कुछ ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए थे जमीनी स्तर पर, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग देकर उनको विचारधारा क्या है, राजनीति कैसे की जाती है, दूसरी जातियों को कैसे जोड़ा जाता है, छोटी जातियों के अंदर एक एम्बिशन कैसे जगाया जा सकता है, विपक्षी पार्टियों पर कैसे हमले, ये सारी चीजें सिखाई जा रही थी। और अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अखिलेश यादव ने क्या किया? इन लोगों को तोड़ लिया। आपको ध्यान होगा कि उस समय ये खबरें मीडिया में प्रमुखता से नहीं आ पाई थी, लेकिन आज देखे पीछे पलटकर तो साफ दिखता है कि शुरुआत बुंदेलखंड इलाके से हुई, अवध के इलाके से हुई, जहां अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी की तरफ से तैयार किए गए जो नई यंग लीडरशिप थी और छोटी जातियों की लीडरशिप थी, उसको तोड़ने का काम किया। बेशक इनके हाथ में हर विधानसभा सीट में 2000, 2500, 3000 वोट से ज्यादा नहीं हो, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को तोड़ा। उसके बाद अखिलेश यादव ने, लगता है कि 2014 में जो अमित शाह ने सोशल इंजीनियरिंग की, जो 2017 में सोशल इंजीनियरिंग की, जो संघ का भूमिका रही ओबीसी को और दलितों को बीजेपी के फोल्ड में लाने की, उसका गहन अध्ययन किया। इसमें सीएसडीएस के आंकड़े अखिलेश यादव के ज्यादा काम आए। उन्होंने देखा कि कैसे राजभर की पार्टी हो, अपना दल हो, ये छोटी पार्टियां हैं, कैसे जैसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ आई तो कैसे बीजेपी को तीन तरफा फायदा हुआ। एक, उनकी खुद की सीटें बढ़ी, एक जिस पार्टी के साथ, छोटी पार्टी के साथ उन्होंने समझौता किया, उसकी सीटें बढ़ी, और तीसरा अखिलेश यादव को, यानी अपने दुश्मनों को, सियासी दुश्मनों को नुकसान पहुंचाया, उनकी सीटें की हार तय करवा दी। ये एक बड़ी बात थी। तो अखिलेश को ये कुछ आंकड़े हैं, ये उनको ज्यादा मुफीद साबित हुए कि कोरी कुर्मी जो हैं, उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 57% वोट दिया था और अखिलेश यादव को सिर्फ 18% वोट दिया था। इसी तरह गैर यादव ओबीसी, जो अन्य ओबीसी की बात करें
जिसमें यादव को हटा दो, कोरी कुर्मी को हटा दो, तो बाकी जो ये 30% के आसपास, 20-25% के आसपास बैठता है, इसमें से 61% बीजेपी के साथ गए, 12% सपा के साथ गए। जाटव वोटों पर अखिलेश यादव ने इतनी मेहनत नहीं की, क्योंकि 86% बीएसपी के साथ, 3% सिर्फ अखिलेश के साथ और 9% बीजेपी के साथ था। लेकिन जो गैर जाटव दलित है उसमें 31% बीजेपी, 10% सपा और 43% बसपा के साथ था। तो अखिलेश की नजर थी कोरी कुर्मी 57%, अन्य ओबीसी 61% और उनके खाते में 18 और 21%। तो इनको कैसे तोड़ा जा सकता है, पार्टी में लिया जा सकता है, अब इस पर मेहनत हुई और वो कहीं ना कहीं साकार होती दिख रही है। हालांकि इसमें बीजेपी की भी भूमिका रही सहायक के रूप में। तो हम कह सकते हैं एक तरह से अमित शाह के असली चेले निकले अखिलेश यादव। अब कहानी ये है कि बीजेपी ने जो अपनी भूमिका इस रूप में निभाई कि एक तो पिछले कई सालों से राजपूतवाद चलाते हैं योगी आदित्यनाथ, ये सबको पता था, सब जगह परसेप्शन था, छवि ऐसी बन रही थी, बीजेपी आला कमान को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन ये छवि, ये परसेप्शन दूर करने की कोशिश नहीं हुई। पिछले 1-1.5 साल में किसानों का आंदोलन चलता रहा कि बीजेपी की सारा ध्यान किसानों की तरफ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ था। किसान यानी जाट और मुसलमान भी एक हो रहे थे, बीजेपी को सांप्रदायिक विभाजन नहीं हो पाएगा, इस बात की आशंका भी सता रही थी। तो बीजेपी का सारा ध्यान इस तरफ था। बीजेपी इससे कुछ उभरी ही थी कि लखीमपुर खीरी कांड हो गया, फिर वो टैनी मिश्रा वाला हो गया, फिर ब्राह्मण वोटों का चक्कर हो गया, 12% ब्राह्मण वोट, तो वो वाले संकट में बीजेपी उलझ गई और वो ध्यान ही नहीं दे पाई या इस तरफ गौर ही नहीं कर पाई कि चुपके चुपड़े अखिलेश यादव ओबीसी वोट बैंक में और दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं की रणनीति की आजमाइश उन्हीं पर करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर ये कहानी रही। अब छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो वर्मा है जिन्होंने पार्टी छोड़ी तिलहर से, शाहजहांपुर से, वो बड़े वहां एक अच्छे ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने बीजेपी में रहते हुए हराया था जितेंद्र प्रसाद को, कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद को करीब 6000 वोटों से। फिर जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण नेता के रूप में बीजेपी में आ गए, एमएलसी बना दिए गए, मंत्री पद दे दिया गया। अब ऐसा लग रहा था कि उनको टिकट दे दिया जाएगा, तो वर्मा जी पार्टी छोड़कर चले गए और ये कहा भी कि मेरा तो टिकट ही कट रहा था। तो एक वजह ये थी कि करीब कभी खबर आई 100 के टिकट, कभी 150 के टिकट। तो बीजेपी ये जो खबर फैल रही थी इसका खंडन नहीं किया बीजेपी ने। पुरजोर ढंग से खंडन किया होता तो स्थितियां अलग होती, इतनी लोग नहीं छोड़कर जाते या इतने लोगों के छोड़ने की बात सामने नहीं आती। एक और बड़ी बात थी कि जब बीजेपी सभी सर्वे में जीत रही है, आसानी से जीत रही है, समाजवादी पार्टी से करीब 100 सीटें आगे उसकी है, फिर क्यों उसके खेमे में इस तरह की हलचल देखी जा रही है? ये छवि क्यों बन रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी पोलराइजिंग फिगर है, बाहर के लिए नहीं, पार्टी के अंदर भी पोलराइजिंग फिगर बन गए हैं। आपको ध्यान हो AK शर्मा का दिल्ली से आना, उनको उसने कहा कि मंत्री, कोई कह रहे उप मुख्यमंत्री, कोई कुछ, लेकिन वो वाली चीजें भी सुलझाने में बीजेपी को जल्दी सुलझाना चाहिए था, वो सुलझा नहीं पाई। मंत्रिमंडल विस्तार होगा नहीं होगा, योगी जी के कहने पर होगा नहीं होगा, बाद में कंधे पर हाथ रखा गया, साथ साथ घूमा गया, चीजों को काबू में करने की कोशिश की गई। शायद अखिलेश की इस चाल को धीरे धीरे समझ रहे थे मोदी जी और अमित शाह, जिन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की पूर्वांचल में कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसानों का आंदोलन है, यहाँ तो अभी कुछ कर नहीं सकते, तो पूर्वांचल को संभाला जाए। तो काफी हद तक उन्होंने रैलियां करके कुछ चीजों को संभाला भी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो अखिलेश का ये ऑपरेशन स्वामी प्रसाद मौर्य रहा, जो अब तक तो सफल होता दिख रहा है, कागजों में सफल होता दिख रहा है, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर सफल होगा? बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना है कि वोट का ट्रांसफर करना अलग है, ऊपर से समझौता करना अलग है। दरअसल ब्राह्मणों या सवर्णों में और ओबीसी में जमीनी स्तर पर मतभेद उतना नहीं है जितना मतभेद ओबीसी और दलित जातियों के बीच में रहता है। कुछ लोग उदाहरण दे रहे हैं बदायूं का। बदायूं लोकसभा सीट में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं उनको हराया था। तो उनका कहना था कि जो यादवों के खिलाफ जिस ओबीसी वर्ग ने वोट दिया और संघमित्रा मौर्य को वोट दिया,
वो अब समझौता होने के बाद विधानसभा के अंदर यादव और ओबीसी मिलकर, ओबीसी कौन से, स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी के समर्थक यादवों के साथ मिल जाएंगे और वोट दे देंगे, ये संभव नहीं है। एक बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी भी अब तोड़फोड़ कर सकती है, डैमेज कंट्रोल वो इस रूप में कर सकती है कि सभी विधायकों को आश्वासन दे सकती है जो कि उनके टिकट नहीं कटेंगे। एक दूसरा, उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश काफी हद तक कर ली भी गई है, पिछले 12 घंटे में ऐसा सुनने में आ रहा है। और इसके साथ साथ बीजेपी डैमेज कंट्रोल के साथ साथ, नाराजगी दूर करने के साथ साथ सेंधमारी भी कर सकती है। अगर बीजेपी के कुछ विधायक टूट सकते हैं, बावजूद इसके कि बीजेपी जीतने की स्थिति में है, तो अखिलेश यादव के विधायक कुछ क्यों नहीं टूट सकते? क्यों इस स्थिति में कि अखिलेश यादव आज की तारीख में नंबर 2 पर है। तो जो छवि का है, परसेप्शन का है, जो लोगों में ये सोच जा रही है कि देखिए साहब, इतना बड़ा ओबीसी नेता बीजेपी छोड़कर चला गया, कुछ ना कुछ तो बीजेपी में गड़बड़ है, उस छवि को रोकने की कोशिश और ज्यादा धूमिल होने से रोका जा सकता है, ऐसा बीजेपी के खेमे से खबरें आ रही हैं। अब अगले कुछ दिन बड़े डिसाइडिंग होने वाले हैं कि क्या होगा। ये जो इस्तीफों का दौर चलेगा, इस्तीफों का दौर थम जाएगा, या दूसरी पार्टी से इस्तीफों का दौर शुरू हो जाएगा। कांग्रेस से, बीएसपी से भी कुछ लोग तोड़े जाएंगे जिनको बीजेपी अपने फोल्ड में लाने की कोशिश करेगी। तो क्या ये होगा? एक और बड़ी बात ये कही जा रही है कि अखिलेश यादव भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य की बात मान लें और विधायकों की बात मान लें और उनको पार्टी में लाएंगे, उनको टिकट देंगे, उनके कार्यकर्ताओं को ज्यादा इज्जत सम्मान मिलेगा, तो उनका खुद का जो बेस वोट है, जो उनकी खुद के पार्टी के समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। जमीनी स्तर पर कहानी अलग होती है, बड़े नेताओं के बीच की कहानी अलग होती है। ये बात भी कुल मिलाकर कही जा रही है। तो अखिलेश राउंड 1 भले ही जीत रहे हों या जीतने की तरफ दिख रहे हों, लेकिन राउंड 2 जमीनी स्तर पर वोट ट्रांसफर करने का है और परसेप्शन को पूरी तरह से अपने पक्ष में बदल देने का है। और सबसे बड़ी बात है, चुनौती बीजेपी अखिलेश यादव के सामने कि उनको 33-34% से ऊपर वोट मिलता दिख नहीं रहा। इसको कम से कम उनको, अगर बीजेपी को हराना है तो 38% तक लेकर जाना है। और क्या स्वामी प्रसाद मौर्य या कुछ और लोगों के जाने से ये वोट परसेंटेज इतना बढ़ जाएगा, ये आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। ऐसा आज की तारीख में बहुत संभव होता आज की तारीख में दिखता नहीं है। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, कहते हैं राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत होता है। इसी तरह बीजेपी के एंगल से देखें तो बीजेपी को लगता है कि 40-41%, कुछ जगह उनको 38% तक वोट मिल रहा है, इसके नीचे वो नहीं आ रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य या कुछ लोग चले जाएंगे तो भी इसके नीचे बामुश्किल 1-1.5% शायद और वोट परसेंटेज गिर जाए, फिर भी वो अखिलेश यादव से 2-2.5-3% अलग रहेंगे। और जब बाईपोलर चुनाव होगा, जिसमें 2 सिर्फ पार्टियों या 2 गठबंधनों के बीच ही सीधा मुकाबला होगा, तो ऐसे में 3% का वोट कम से कम 60-70 सीटों का में तब्दील हो जाता है और बीजेपी को 60-70-80 सीटों से लीड ले सकती है, ऐसा बीजेपी के खेमे का मानना है। एक ये कहा जा रहा है कि अभी मायावती सक्रिय नहीं हुई हैं, जैसे ही मायावती सक्रिय होंगी, मजबूत होंगी, तो उससे कुल मिलाकर नुकसान समाजवादी पार्टी को ज्यादा होगा, क्योंकि फिर मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंध लगेगी। तो ये भरोसा भी बीजेपी कर रही है। हालांकि कुल मिलाकर अब चुनाव जाति, उपजाति का भी नीचे, ओबीसी, महा ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महापिछड़ा वर्ग, दलित, महादलित, यहां तक पहुंच गया है ये चुनाव, ये हम कह सकते हैं। और इसमें अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोई तड़का बीजेपी लगाने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी को फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। या फिर अखिलेश यादव कोई मजबूत पंच मारते हैं आखिरी में, जैसे बॉक्सिंग में माइक टायसन मारा करते थे और नॉकआउट कर देते थे, तो बीजेपी को अब नॉकआउट करना है अखिलेश के लिए। क्या अखिलेश बीजेपी को नॉकआउट कर पाएंगे? यह भी एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।